नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई तो ये बात लगभग तय मानी जा रही थी कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, लेकिन कांग्रेस ने पेच फंसा दिया। दूसरी तरफ एनडीए में भी आपने देखा होगा कि बार बार नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। उनके पुत्र निशांत ने तो साफ तरीके से कह दिया है कि अब तो ये अलाउंस हो ही गया है, अमित अंकल ने आकर के कह दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बात अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरा पर संशय फंसा दिया गया है। इन सारी बातों के साथ साथ अभी और भी कई मामले हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा मामला है सीट शेयरिंग का, और सीट शेयरिंग के समझौते से पहले जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अभी दोनों ही गठबंधन में जिस तरह का चुनाव से पहले बड़े खेल की उम्मीद जताई जा रही है, उसके लीड रोल में कई नेता हैं। बिहार में सियासी खेमाबाजी जो है वो पूरी तरह से अपने परवान पर है। खेमेबाजी को लेकर के और कौन किससे संपर्क में है, इसको लेकर के अब कयास भी लगाए जा रहे हैं। कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष रूप से आपने देखा होगा कि चर्चाएं चल रही हैं और एक दूसरे से मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन में पिछली बार 5 पार्टियां थी। अब यह बात इस समूह को पता है कि एनडीए में इस बार 5 पार्टियां हैं। पिछली बार मुकेश सहनी की वीआईपी साथ थी, तब साथ रही वीआईपी अब महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। इसी कमी की भरपाई उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी कर रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पहले अकेले चुनाव लड़ी थी और इस बार वो एनडीए का हिस्सा है। तो वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी पिछली बार जो 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वो अलग से चुनाव लड़े थे। हालांकि 2019 में भी वो एनडीए के साथ ही लड़े थे और 2024 के लोकसभा चुनाव को भी उन्होंने एनडीए के साथ ही लड़ा। लेकिन बिहार वाली बात जब सामने आई तो 2020 में उनको अलग से चुनाव लड़ना पड़ा और जिसका खामियाजा एनडीए गठबंधन को भुगतना पड़ा था। इस बार विधानसभा में एक तरफ महागठबंधन में 7 दल होंगे तो दूसरी तरफ एनडीए की 5 पार्टियां मुकाबले में होंगी। ये बातें अभी तक तो यही लग रही हैं, लेकिन दोनों गठबंधन में सीटों की जिस तरह से दावेदारी घटक दल पेश कर रहे हैं, उससे अब अन्य दल को जोड़ने की कोई संभावना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता होगा कि वीआईपी पर किस तरह से डोरे डाले गए थे। वीआईपी को एनडीए गठबंधन में आने की चर्चा खूब चली थी और ये चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही नहीं रही थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं को मुकेश सहनी से बातचीत करने के लिए भेजा गया था और उन्हें आमंत्रित भी किया गया था, निमंत्रण पत्र दिया गया था और दे करके उन्हें बुलाया गया था। खैर, उस मीटिंग में या फिर उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए मुकेश सहनी, लेकिन इसके बाद मुकेश सहनी ने जो पासा फेंका वो अपने दम पे नहीं, बल्कि आपको बता दें कि जिस तरह से मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में आजकल खूब छन रही है, ये मुकेश सहनी के बयान तेजस्वी यादव से प्रेरित थे, जिस उन्होंने चिराग पासवान से लेकर के जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी से लेकर के उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी स्पष्ट तरीके से कहा था कि आप में वो क्षमता है कि आप अधिक से अधिक सीटों पे लड़ें, अपनी क्षमता से कम सीटों पे मानिएगा मत। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आप अपना पक्ष जरूर रखिएगा और मजबूती के साथ रखिएगा। यानी उनका सीधा सीधा इशारा था कि महागठबंधन में उनके आने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का ये जो छोड़ा हुआ ऑफर था या शगुफा था, इसको लेकर के एनडीए गठबंधन के घटक दल भी अब अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। 2 दिन पहले ही आपको हमने बताया था कि किस तरह से मंथन शिविर खत्म करने के बाद, मंथन करने के बाद, अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब धीरे से अपनी एक डिमांड रख दी है। महागठबंधन और एनडीए में दोनों घटक दल के सीटों को लेकर के अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और ऐसे में जो दावेदारी है वो गठबंधन में पूरा करने की संभावनाएं दूर दूर तक नज़र नहीं आती हैं। कांग्रेस को कम से कम 70 सीटें चाहिए, तो वहीं वाम दल 30 सीट से ज़्यादा सीटें अपने लिए मांग रहे हैं। मुकेश सहनी ने 60 सीटों का दावा कर दिया है और डिप्टी सीएम के रट भी लगा रहे हैं। यहीं अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ महागठबंधन के बाकी सहयोगी का भी 160 सीट से अधिक की दावेदारी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल, जो कि सबसे बड़ा दल है, और एनडीए के घटक दल भी ये मानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास वोट बैंक ज़्यादा है, उसे ज़्यादा सीटों पे
चुनाव लड़ना चाहिए और पिछली बार 75 सीटें जीत करके भी आई थी। पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसलिए वह अपनी सीटों में ज़्यादा कटौती नहीं कर सकती है। अपनी दावेदारी पर अड़े रहे अगर इसी तरह से सभी दल, तो 300 से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़ेगी और ये आंकड़ा 243 का ही है, क्योंकि सीटें ऐसी बात नहीं है जिसको बढ़ाया जा सके या घटाया जा सके। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP जो है पशुपति कुमार पारस की, वो भी महागठबंधन में आने का इंतजार कर रही है। हालांकि दो बैठकें हुई, लेकिन अभी तक जो बातें सामने निकल करके आई कि उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। उसे भी अगर आती है तो कुछ सीटें देनी होगी। महागठबंधन में सीटों की जिस तरह की दावेदारी सामने आ रही है, उससे अब और दल को जोड़ने की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है और संभावनाएं कम होती जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी संभावनाएं जीवित रहती हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में चुनाव से पहले बड़े उलटफेर की बातें कही जा रही है और इसमें लीड रोल में नीतीश कुमार कांग्रेस से और चिराग पासवान के साथ साथ मुकेश सहनी भी हैं, क्योंकि इन चारों पर ही पूरा दारोमदार टिका हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने जो डिमांड है उसे टच से मस नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस टच से मस नहीं हो रही है और चिराग पासवान के होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो वहीं मुकेश सहनी को भी महागठबंधन में जो कह दिए वो लेंगे ही लेंगे। जब वो दूसरे के लिए डिमांड कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन में उनको ताव दे रहे हैं, तो अपने वो क्या करेंगे आपको अच्छी तरह से पता है। एनडीए में भी महागठबंधन से ज़्यादा मारामारी है। एनडीए की स्थिति में ही महागठबंधन से कम नहीं है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के अलावा सिर्फ जीतन राम मांझी की पार्टी ही विधानसभा में मौजूद थी। पिछले बार की अगर बात करें तो उसमें चिराग पासवान भी, माफ़ कीजिएगा, उसमें मुकेश सहनी भी थे। पहली जो इससे पहले चुनाव हुए थे 2020 में, उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और उनका कोई भी सदस्य विधानसभा नहीं है आज के डेट में। हालांकि एक जीत करके पिछली बार आए थे, वो जदयू में चले गए थे। भाजपा जदयू को इस बार चिराग की पार्टी को भी सीटें देनी होगी और उपेंद्र कुशवाहा का आरएल ने भी इस बार पिछली बार की तरह अकेले नहीं बल्कि एनडीए में ही है, उसे भी कुछ सीटें देनी होगी। जीतन राम मांझी 20 से 30 सीटें मांग रहे हैं। इसके लिए हाल ही में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। हालांकि ये मुलाकात उनकी दूसरी बार हुई। पहलगाम हमले से के दिन ही वो गए, उनकी मुलाकात का समय तय था, लेकिन उस दिन नहीं मुलाकात हो सकी। अमित शाह पहलगाम जो हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, वहाँ चले गए थे, तो मुलाकात उसके बाद उनकी हो चुकी है। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ सीटें चाहिए। भाजपा और जेडीयू सर्वाधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। दोनों ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा जदयू अपनी कुछ सीटें घटा सकती है, लेकिन 100 से कम सीटों पर आने का कोई गुंजाइश नज़र नहीं आता है। 100 सीटों पर अगर दोनों लड़ती हैं तो 43 सीटें बचती है और अपने सहयोगियों को इसमें से कैसे बांटेगी और सहयोगियों को संतुष्ट करेगी, ये भी बात देखने वाली होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को संतुष्ट कर लिया तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को समझाने में कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाल फिलहाल में ही ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनने की इच्छा जरूर है और इसके साथ साथ उनकी पार्टी भी डिमांड कर रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सीटों को लेकर के मारामारी तो एनडीए गठबंधन में भी है। अब ऐसी स्थिति में ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि दोनों ही गठबंधन में नए सदस्यों के आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सीट शेयरिंग के समझौते नहीं सलटाए गए तो ऐसी स्थिति में भगदड़ तो जरूर होगा। एनडीए और महागठबंधन के अलावा कई नए दल भी इस बार चुनाव में उतरने की तैयारी में है और इसमें से सभी का दावा है कि वो सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। आपने देखा होगा कि अब हाल फिलहाल में कई नई पार्टियां सामने आई हैं। आईपी गुप्ता, जिन्होंने इंडियन इनकलाब दल के पार्टी के नाम से आईआईपी के नाम से पार्टी बनाई है और काफ़ी मजबूत दावेदारी उनकी प्रस्तुत हुई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने भीड़ जुटाया था गांधी मैदान में, उन्होंने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए थे और पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े थे। उसको लेकर के उनका सीधा कहना है कि जो भी गठबंधन उनको उनकी जाति को, उनके समाज को आरक्षण देगा, उसके साथ वो चुनाव में लड़ेंगे और अपने जो 40 लाख से 50 लाख वोट हैं वो ट्रांसफ़र कराएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इधर प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी से 243 सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उधर आपको नागमणि नज़र आ रहे होंगे, जो छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके एक गठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी दावेदारी मजबूत है। तो शिवदीप लांडे, जिनको आप जानते होइएगा, बिहार में
प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी हुआ करते थे। शिवदेव लांडे ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की और उम्मीदवार उतारने की बात कही है। उन्होंने हिंद सेना के नाम से अपनी पार्टी बनाई है। आरसीपी सिंह को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहले नीतीश कुमार के राइट हैंड हुआ करते थे। जदयू को कहा जाता था कि उन्हीं के साथ, उन्हीं के इशारे पर नाचती है, चलती है, उन्हीं का भी बनाया हुआ संगठन है। वो भी अपनी आप सबकी आवाज़ पार्टी बना करके मैदान में उतरे हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई पार्टियां हैं। अपना किसान पार्टी है जो कि जयलाल कुशवाहा हैं, उन्होंने बनाई है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार वो चुनाव में कम से कम 100 से ज़्यादा सीटों पे उम्मीदवार उतारेंगे और वो किसान होंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है और उसको भी अपने हक की डिमांड के लिए सदन में जाने की ज़रूरत है। इन सारी बातों को लेकर के मौजूदा घटक दलों को संतुष्ट करना दोनों ही गठबंधन में एक बड़ी मुश्किल और कहा जाए तो टेढ़ी खीर हो गई है। और इसको लेकर के कहा जा रहा है कि किस तरह से सब कुछ संभाला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि एनडीए को छोड़ दीजिए तो महागठबंधन की एक और परेशानी है कि महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, वो भी दावा कर रही है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव होने वाला है, उसको लेकर के वो चाहती है कि बिहार में वो भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़े। तो वहीं ममता बनर्जी भी बिहार के कुछ हिस्सों में अपने उम्मीदवार उतारना चाहती हैं। बसपा से की बात कर लीजिए तो वो भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर आगे के लिए कोई रणनीति बना सकती है। इसका सीधा मतलब है कि अभी तो वर्तमान स्थिति में देखने को मिल रहा है कि दोनों ही गठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी वैकेंसी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सीट का समझौता नहीं सुलझा तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भगदड़ मचेगी और भगदड़ में कौन किधर जाएगा 2020 की तरह ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव क्या होता है। हालांकि 2025 का चुनाव एक टर्निंग पॉइंट होगा आने वाले 50 सालों की राजनीति की। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 1990 में एक टर्निंग पॉइंट आया था जिसमें समाजवादियों का एक जुटान हुआ था और लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बिहार का बनाया गया था। 35 सालों से वो सिलसिला लगातार चल रहा है और अब 35 साल के बाद एक बार फिर आने वाले 40 से 50 सालों के लिए एक नई राजनीति और नई पौध जो युवाओं की है वो खड़ी हो गई है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। सीधी तौर पे आपको बता दें कि इनसाइड स्टोरी में आज हमने जो खबर आपको बताई, उस खबरों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।